हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं, जीवन कैसा चल रहा है। जवाब दीजिए। नमस्ते भाई। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। तो रोम्बस समाप्त होने वाला है आपका। आज हमें लास्ट पढ़ना है दोस्तों अपना ट्रपेजियम, ठीक है ना। इसके बाद केवल सर्कल बाकी है। चलो सवाल नंबर 33। यदि एक रोम्बस का एरिया 12 है और रोम्बस की साइड की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो रोम्बस की लॉन्गर डायगनल, लंबे डायगनल की लंबाई बताइए क्या होगी। ऑप्शन आपके सामने, जवाब दीजिए। कौन करेगा सवाल? सवाल के अकॉर्डिंग एक रोम्बस का जो एरिया है वो 12 है। एरिया क्या होता है? हाफ d1 d2। हाफ d1 d2 मेरे दोस्तों 12 है, तो d1 इंटू d2 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 24 आ जाएगा, 24। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात, एकदम करेक्ट है। रोम्बस की जो साइड है 5 है। रोम्बस की साइड अगर 5 है तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? 4a स्क्वायर हो गया। 4a स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा, 4a स्क्वायर। यानी कि 25 चौका 100, ये 100 हो जाएगा। ठीक है जी, आप बोलोगे जी। आपसे पूछा रोम्बस के बड़े डायगोनल की लंबाई क्या होगी, करो। अभी हाफ d1 d2 12 है तो d1 d2 24 हो जाएगा। साइड अगर जो है कितनी है? 5 सेंटीमीटर है तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर क्या होगा? 4a स्क्वायर होगा। बड़ा डायगोनल आपको बताना है। तो भाई अगर आप यहां से मेरे प्यारे भाई देखिए, ये अलजेब्रा का सवाल है। अगर d1 प्लस d2 निकालो तो कितना आएगा? जवाब दीजिए। और d1 माइनस d2 निकालो तो कितना आएगा? बताओ। प्योर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, आपको यहां से d1 का मान निकालना है। भाई मान लिया कि d1 बड़ा है d2 छोटा है, तो d1 प्लस d2 क्या आएगा? भाई अगर आपको ये गिवन है, ये गिवन है। अभी a प्लस बी क्या होता है? a प्लस बी को आप लिख सकते हो ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो d1 प्लस d2 जो आएगा वो अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस 2d1 d2, यानी कि 100 प्लस 48 148 आएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। इसी तरीके से d1 माइनस d2 क्या आएगा? भाई a माइनस बी क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है भाई, तो 100 माइनस 2ab करोगे, 2d1 d2 48, यानी कि 52 आएगा, √52। अरे समझ में आया कि नहीं? भाई अगर मुझे a माइनस बी निकालना हो तो, और मेरे पास ये दोनों चीजें हैं, तो मैं क्या करता हूं? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करूंगा कि नहीं करूंगा? ठीक है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 100 है, और यहां किसकी जगह आप रखोगे? आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर। बस यहां से देखते इस सवाल का आंसर आ चुका है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, 148 क्या होता है मेरे दोस्तों? 37 चौका। ठीक है ना, 148 क्या होता है? 37 चौका, 2√37 हो गया, 2√37। 52 क्या होता है? 52 होता है 13 चौका 52, तो कितना हो गया? 2√13। 2√13। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अगर आपको दो संख्याओं का सम दिया है, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, ठीक है, तो बड़ी संख्या कैसे निकालते? जोड़ के आधा कर दो। इन दोनों को जोड़ के आधा करोगे तो √37 प्लस √13। बड़े डायगोनल की लंबाई होगी √37 प्लस √13। छोटे डायगोनल की लंबाई अगर आपको निकालनी हो तो घटा के आधा करेंगे, √37 माइनस √13। छोटे डायगोनल की लंबाई √37 माइनस √13। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बड़ा डायगोनल पूछा था, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही बेसिक सा सवाल था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। आगे चलेंगे हम लोग। सवाल है आपके सामने जी, यहां पर 34 नंबर, जवाब दीजिएगा, करो। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस डिफर बाय 2 यूनिट एंड इट्स पेरीमीटर एक्सीड्स द सम ऑफ द डायगोनल, और इसका जो पेरीमीटर है वो डायगोनल के सम से 6 यूनिट ज्यादा है। तो आपसे पूछा है रोम्बस का एरिया कितना होगा। ऑप्शन आपके सामने है, जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया सवाल है। यह सवाल सीडीएस के पेपर में आया था। इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते अपन लोग, ठीक है, टाइम लिमिट में।
आपको इस सवाल को हिट एंड ट्रायल से ही बनाना है। चलिए, सवाल में दे रखा है इस प्रकार से कि एक रोम्बस के जो डायगोनल विकर्णों का जो अंतर है, डायगोनल का जो डिफरेंस है 2 है, और इसका जो पेरीमीटर यानी कि परिमाप है उसके डायगोनल के योग से 6 यूनिट ज्यादा है, तो रोम्बस का एरिया कितना होगा, ये सवाल है, करेंगे। तो क्या किसी के दिमाग में कुछ घंटी बजती है मेरे प्यारे भाई? अभी आपको पता है कि जो रोम्बस के डायगोनल हैं वो क्या करते हैं, रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटते हैं और बाइसेक्ट करते हैं, भाई ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, ठीक है ना, हाफ हाफ होते हैं। अब मेरे प्यारे भाई बात का जवाब दीजिए कि रोम्बस के डायगोनल का डिफरेंस 2 है, डायगोनल का डिफरेंस 2 है, तो हमारे प्यारे स्टूडेंट्स डायगोनल का डिफरेंस अगर 2 है तो डायगोनल की आधों का डिफरेंस कितना होगा, डायगोनल की आधे का डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा। अगर किसी रोम्बस के डायगोनल का डिफरेंस 2 है तो डायगोनल के आधे का डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा कि नहीं? भाई ऐसा कौन सा ट्रिपलेट है मेरे दोस्तों, 90 डिग्री के सामने ये साइड आ रही है रोम्बस की, अभी आंसर इंटीजर में है तो डायगोनल भी इंटीजर में बनने चाहिए। मेरे प्यारे भाई ऐसा कौन सा ट्रिपलेट आपके दिमाग में आता है जिसकी साइड में 1 का डिफरेंस हो? पता नहीं आपके दिमाग में आ भी रहा है कि नहीं, मेरे दिमाग में तो आ रहा है 4-3, कहीं ऐसा तो नहीं 4-3 सेट कर रखा हो? अगर 4-3 ये होगा तो डायगोनल कितने हो जाएंगे, डायगोनल हो जाएंगे मेरे दोस्तों 8 और 6, अभी एक डायगोनल 4-4-8 हो जाएगा, एक डायगोनल 3-3-6 हो जाएगा। और अगर साइड 5 है तो पेरीमीटर कितना आएगा, पेरीमीटर आएगा 20, पेरीमीटर कितना आ जाएगा 20। आप बोलोगे जी सर, सवाल के अकॉर्डिंग ध्यान से देखो तो डायगोनल का जो सम है पेरीमीटर से 6 ज्यादा है, सॉरी पेरीमीटर जो है डायगोनल के सम से 6 ज्यादा है, तो पेरीमीटर तो हो रहा है 20, डायगोनल का सम हो रहा है 14 है, तो पेरीमीटर कितना ज्यादा हो रहा है, 6 यूनिट ज्यादा हो रहा है, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, बात एकदम सही है। यानी कि मेरे दोस्तों जो मैंने अजम्पशन माना है पूरी तरीके से करेक्ट है, तो डायगोनल की जो लंबाई है वो 6 और 8 है, तो एरिया आ जाएगा 48/2, यानी कि 24 स्क्वायर यूनिट। इस क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन करेक्ट है। बिल्कुल प्रकाश, डी नहीं, सी ऑप्शन करेक्ट है। डायगोनल तो 6 और 8 आए ना, तो क्या होता है एरिया, हाफ D1 D2, 48/2, 24 इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही बेसिक सवाल था प्यारे स्टूडेंट, सभी को समझ में आया है। आगे चलेंगे सवाल नंबर 35 की तरफ, करो 35।
बताइए। अच्छा इस्माइल, अनडिफाइन। अनडिफाइन क्यों? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिक्स टाइप का सवाल है, ठीक है ना। आप चाहें तो इसे फिक्स टाइप के सवाल को सीधा सीधा ध्यान भी रख सकते हैं, ठीक है ना। दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं, कई बार सवाल पेपर में आया है। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 48, एक रोम्बस का पेरीमीटर 48 है और इसका जो ऑब्टूस एंगल है मेरे प्यारे भाई वो इसके एक्यूट एंगल का डबल है। तो आपसे पूछा है रोम्बस का एरिया क्या होगा। तो आपके सामने एक रोम्बस है प्यारे बच्चे, इस प्रकार से रोम्बस का पेरीमीटर 48 है, तो रोम्बस की जो साइड है वो 12 है। रोम्बस की जो साइड है वो कितनी है? 12 हो गई। आप बोलोगे जी सर, तो रोम्बस का जो ऑब्टूस एंगल है, जो अधिक कोण है मेरे दोस्त, वो क्या है? उसके ऑब्टूस एंगल का दुगुना, एक्यूट एंगल का दुगुना है। तो ये वाला तो एंगल एक्यूट है, न्यून कोण, ये ऑब्टूस है, अधिक कोण। इन दोनों का सम 180 होता है, यानी कि अगर ये 60 डिग्री है तो फिर ये कितना होगा? 120 डिग्री होगा। अभी इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, दुगना बनना चाहिए, तो 60 होगा, 120 होगा, है भाई। तो ये भी 60 होगा दोस्तों। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। चलिए देखिए मेरे दोस्तों, रोम्बस का जब आप डायगोनल खींचते हैं तो एंगल को बाइसेक्ट करता है। मैंने रोम्बस का डायगोनल खींचा, ये क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। समझने वाली बात है, यहां पे बाइसेक्ट करेगा कि नहीं। अगर ये 120 डिग्री है ऑब्टूस एंगल, तो आधा आधा 60-60 डिग्री का नहीं हो जाएगा स्टूडेंट्स? क्या ये आधा आधा 60-60 डिग्री का नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो एक्चुअल में अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो दो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गए। क्या हुआ कोमल? दो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गए, समबाहु त्रिभुज। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल 60-60-60 डिग्री के हो गए। समझ में आया ना? रोम्बस का जब आप विकर्ण खींचते हैं तो वो क्या करता है? एंगल को बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है, आधा आधा, ठीक है ना। तो यानी कि मेरे दोस्त यहां पे 60-60-60, 60-60-60 ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गए। ये 12 है, ये 12 है, तो ये भी 12 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, है भाई। ये डायगोनल की लंबाई भी 12 आ जाएगी, ये भी 12 है, ये भी 12 है। आपसे पूछा इस रोम्बस का एरिया, तो मुझे यहां पे दो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया ही तो निकालना है, भाई। दो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ही तो निकालना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड कितनी आ गई है मेरे दोस्तों? 12। दो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, बिल्कुल। ए बी साइन थीटा लगा देने पर भी आ जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं विजय, है भाई। क्लियर है? रोम्बस का एरिया आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये साइड 12 है, ये साइड 12 है, बीच के एंगल साइड 60 है, तो 12 गुणा 12, बीच के एंगल का साइन 60 डिग्री, √3/2। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 2 से 12 6 बार चला जाएगा, 72√3 इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल खींच सकते हैं सचिन, ठीक है ना। आप दो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं। कैसे? भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड अगर 2 हो तो एरिया √3 होता है। अगर साइड 12 है, साइड 6 गुना है, तो एरिया 36√3। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का है। दो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? 72√3। समझ में आया? √3/4 a² के फॉर्मूले से भी। डायगोनल 90 डिग्री मानकर भी कर सकते हैं सर जी। क्या 90 डिग्री मान के कर सकते हैं? तो ये तो हो गया एरिया का सवाल, जो बहुत ही बेसिक सवाल है, ठीक है ना। एक्चुअली इसमें पूछा जाता है डायगोनल्स भी। एबी की सवाल इस प्रकार से आएगा कि एक रोम्बस का पेरीमीटर 48 है, इसका ऑब्टूस एंगल इसके एक्यूट एंगल का दुगना है, तो इसके छोटे डायगोनल की लंबाई बताओ। तो छोटे डायगोनल की लंबाई कितनी आ गई है मेरे दोस्तों? 12। ये छोटा डायगोनल ही तो आया है, ये रोम्बस का शॉर्टर डायगोनल ही तो है, शॉर्टर डायगोनल की लंबाई आ गई है 12। सवाल में आपसे पूछा है कि रोम्बस के बड़े डायगोनल की लंबाई बताओ। बड़े डायगोनल की लंबाई, ये लंबाई कितनी होगी? शॉर्टर डायगोनल की लंबाई कितनी आ गई है? 12। बड़े डायगोनल की लंबाई आपसे पूछा है, तो बड़े डायगोनल की लंबाई कितनी होगी? जवाब दीजिए, है भाई। आप जानते हैं मेरे दोस्तों ये एंगल कितने डिग्री का? ये एंगल 120 डिग्री का है। ये दोनों साइड 12 बराबर है। भाई अगर आपको दिखाई देता हो तो ये जो एबीसी है कैसा ट्राइंगल बन गया है? ये एबीसी कैसा ट्राइंगल बन गया है? ये 30-30-120 डिग्री ट्राइंगल है। 30-30-120 डिग्री।
ये 120 डिग्री है, बाकी दोनों साइड बराबर है, 12 30 डिग्री के बचेंगे। ये डायगोनल बाइसेक्ट करेगा वर्टेक्स एंगल को 30 डिग्री में। 120 डिग्री में साइड का रेशियो क्या होता है? 1:1/√3। ये साइड 12 है, ये 12 है, तो डायगोनल कितना होगा? 12√3। तो अगर आपसे यहां पे छोटे डायगोनल की लंबाई पूछता तो 12 सेंटीमीटर बताते, बड़े डायगोनल की लंबाई पूछता तो 12√3 सेंटीमीटर बताते। अजीत कहने सर 30-60-90 की प्रॉपर्टी से भी आज, अरे कहां 30-60-90 दिख रहा है भाई अजीत, क्यों भसड़ बचा रहे हो बेवजह की? ठीक है, बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई समस्या? तो डायगोनल्स की लंबाई भी पूछी जा सकती है, आपको पता होनी चाहिए कि 12 और दूसरी की आएगी 12√3। ठीक है ना, एक स्पेशल केस है। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे भाई, इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए चलो, इस क्वेश्चन को करने से पहले मेरे दोस्तों आपको 2-3 कंसेप्ट जानने चाहिए, पता होना चाहिए। अरे आदित्य 30 120 डिग्री बनेगा ना? अरे भाई कैसे आदमी हो तुम लोग? पता नहीं कैसे क्या खाते हो यार, अपने आटा चेंज करो, घटिया क्वालिटी खा रहे हो। है भी, ये पेरीमीटर जो 48 सेंटीमीटर है, तो साइड कितनी होगी? 12। रोम्बस की साइड कितनी होगी? 12। बताओ, इतने आसान सवाल में इतना समय बर्बाद कर रहे हो। सिलेबस इनको 2 महीने में खत्म चाहिए, कैसे कर लोगे यार? बोला है कि ऑब्टूस एंगल एक्यूट एंगल का डबल है। भाई ये एक्यूट एंगल है, ये ऑब्टूस एंगल है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। इन दोनों का रेशियो 1:2 बोला है। 180 को 1:2 में बांटेंगे तो 60 डिग्री होगा, ये 120 डिग्री का होगा। ये एंगल भी 120 डिग्री का होगा, ये 60 डिग्री का होगा। भाई जब आप रोम्बस का डायगोनल खींचते तो वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करता है ना, 120 का आधा आधा नहीं हो जाएगा 60-60 डिग्री? ये 60-60 डिग्री नहीं हो जाएगा भाई बाइसेक्ट। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं बन गया, तीनों एंगल 60-60 के, तो क्या इक्विलेटरल नहीं बन गया है भाई? 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं बन गए यहां पे? ये एबीडी कैसा ट्राइंगल बन गया? समबाहु त्रिभुज बन गया। ये 12, ये 12, तो ये भी 12 हो जाएगा, तीनों साइड बराबर हो गई, समबाहु त्रिभुज 60-60-60। छोटे डायगोनल की लंबाई 12 आ गई। बड़ा डायगोनल आपसे पूछाएगा, बड़ा डायगोनल। ये साइड 12 है, ये साइड 12 है, ये एंगल कितने का है? 120 डिग्री का है। ये कैसा ट्राइंगल है? एबीसी 30-30-120। 30-30-120 में साइड का रेशियो क्या होता है? 1:1/√3। ये 12-12, तो ये डायगोनल कितना आ जाएगा? 12√3। तो छोटे डायगोनल की लंबाई 12, बड़े डायगोनल की लंबाई 12√3। पता नहीं कैसे आदमी हो। अरे राजकुमार, सम 180 डिग्री होना चाहिए, सम 180 डिग्री होना चाहिए राजकुमार, पैरेलल लाइन है वो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट एक थ्योरेटिकल सवाल है, पेपर में थ्योरी से आता है, ठीक है ना? नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाई क्वाड्रिलेटरल formed by meeting द, हिंदी में भी समझाऊंगा, अभी पेशेंस बनाए रखो, मीटिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अनदर क्वाड्रिलेटरल
ये स्टेटमेंट कम से कम 6-7 बार परीक्षा में आ चुका है। अनदर कोलेटरल इज ऑलवेज ए पैरेललोग्राम, इज ऑलवेज ए पैरेललोग्राम, इज ऑलवेज ए पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। देखिएगा, किसी भी चतुर्भुज के, वो आड़ा टेढ़ा मोटा काला पीला कैसा भी हो, किसी भी चतुर्भुज के चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से जो नया कोलेटरल बनेगा वो हमेशा एक पैरेललोग्राम जरूर होगा। वो पैरेललोग्राम से बढ़ के आगे और कुछ भी बन सकता है, लेकिन पैरेललोग्राम जरूर गारंटी से होगा। समझ में? किसी भी कोलेटरल, चाहे वो किसी भी साइज या किसी भी शेप का हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उसकी चारों साइड्स के, चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाओगे तो जो नया कोलेटरल बनेगा वो हमेशा एक पैरेललोग्राम, एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है भाई। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों समझने की कोशिश करेगा। जैसे मैं आपके सामने कोलेटरल बना लेता हूं, जैसे मैं आपके सामने कोलेटरल बना लेता हूं, कैसा भी बना लो आप, क्या फर्क पड़ता है? हमने आपके सामने कोलेटरल बना लिया ABCD, कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, ABCD। ठीक है प्यारे बच्चे। तो किसी भी कोलेटरल के अगर आप चारों साइड्स के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो जो नया कोलेटरल बनेगा वो हमेशा ही क्या होगा? एक पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज होगा। लैंग्वेज में आता है कि किसी कोलेटरल के चारों साइड के मिड पॉइंट को मिलाने से जो नया कोलेटरल बनेगा वो ऑलवेज भी क्या होगा? हमेशा। तो आपका जवाब होगा सर पैरेललोग्राम। ऑप्शन दे देगा पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, साइक्लिक कोलेटरल, इस प्रकार से ऑप्शन दे देगा। कैसे? चलिए, जैसे सपोज साइड AB का जो मिड पॉइंट है P है, साइड AB का जो मिड पॉइंट है P है, साइड BC का जो मध्य बिंदु है Q है, साइड BC का जो मध्य बिंदु है Q है। तो मेरे दोस्तों अगर मैं PQ को मिलाऊंगा, PQ को, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यार में, PQ को मिलाता हूं। इसी प्रकार से साइड CD का जो मिड पॉइंट है R है, साइड CD का जो मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, थोड़ी देर के लिए वो R है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। और साइड AD का जो मध्य बिंदु है वो थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कि S है, S। तो भैया मैंने इसको R से S को मिलाया। आप बोलोगे हां जी सर मिला दिया, कोई परेशानी नहीं है। तो क्या आप ये नहीं कह सकते? देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। ये इसका डायगोनल है मेरे दोस्तों AC, ये इसका डायगोनल है कोलेटरल का। तो मेरे प्यारे भाई मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करिए मध्य बिंदु पर में। ट्राइंगल ABC को ध्यान से देखिए, ट्राइंगल ABC को, साइड AC है ये साइड AB का मिड पॉइंट है, साइड BC का मिड पॉइंट है। तो मध्य बिंदु पर में से PQ जो है वो AC के पैरेलल होगा और लंबाई में आधा होगा। PQ जो है AC के पैरेलल होगा मेरे प्यारे भाई, और PQ जो है वो AC का आधा होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से ट्राइंगल ACD को आप देखेंगे तो मिड पॉइंट थ्योरम से मध्य बिंदु पर में लगाइए। साइड AD का मिड पॉइंट S है, साइड CD का मिड पॉइंट S है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये जो आपका SR है ये डायगोनल AC के पैरेलल होगा। ये जो RS है मेरे दोस्तों डायगोनल AC के पैरेलल होगा और लंबाई में आधा होगा। तो आपको दिखाई नहीं पड़ता कि यहां पे दोनों साइड पैरेलल आ गई। ये PQ और RS दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल आ चुकी हैं और दोनों ही AC का आधा है, दोनों बराबर आ गई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। इसी तरीके से अगर आप यहां पे इसको मिलाएंगे मेरे प्यारे भाई, इसको आप मिलाएंगे अभी, तो भाई सेम इसी तरीके से आप ये प्रूफ कर सकते हो कि QR और PS भी आपस में पैरेलल होगा। अभी ये जो QR है और ये जो PS है ये भी पैरेलल होगा मेरे दोस्तों मिड पॉइंट थ्योरम से। किसके पैरेलल होगा? BD के। और क्या लंबाई में आधा होगा मध्य बिंदु पर में से। QR और PS बराबर होगा
किसका, बीडी का आधा होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बात समझ में आ गई। मध्य बिंदु पर में से डायगोनल बीडी के मेरे दोस्तों पैरेलल होगा क्यूआर, डायगोनल बीडी के ही पैरेलल होगा पीएस, यानी कि दोनों पैरेलल हो जाएंगे और दोनों डायगोनल बीडी के आधा हो जाएंगे। यानी कि मेरे प्यारे भाई ये जो कोलेटरल बना है पीक्यूआरएस, कैसा कोलेटरल बना है, इसमें आमने सामने की साइड पैरेलल हैं। इसमें क्या हो रहा है, आमने सामने की साइड पैरेलल हो रही हैं, आमने सामने की साइड पैरेलल हैं, आमने सामने की साइड लंबाई में बराबर हैं। इसका मतलब पीक्यूआरएस क्या है, इसका मतलब पीक्यूआरएस क्या है, तो ये एक पैरेललोग्राम यानी कि एक समांतर चतुर्भुज है। आप बोलोगे हां जी सर। तो कंसेप्ट क्या निकला है कि आप किसी भी कोलेटरल के मेरे प्यारे भाई चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो जो नया फिगर बनेगा वो हमेशा ही एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, कहां से आया है ये, मिड पॉइंट थ्योरम से आया है। समझ में आया, चलिए क्लियर। चलो तो मेरे दोस्तों यहां मैं लिख रहा हूं स्केलन कोलेटरल। स्केलन कोलेटरल ठीक है ना। स्केलन कोलेटरल का मतलब विषम बाहु चतुर्भुज, एक ऐसा कोलेटरल जिसकी चारों साइड अलग अलग हो, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों साइड अलग अलग हो, चारों साइड अलग अलग हो। जैसे यहां पे सब आड़ी टेढ़ी है ना चारों साइड, अगर आप इसकी चारों साइड के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो जो कोलेटरल बनेगा वो हमेशा ही एक पैरेललोग्राम बनेगा। क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम बनेगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ऐसे लिख देता हूं शॉर्ट में पैरेललोग्राम। तो किसी भी विषम बाहु चतुर्भुज के चारों साइड्स के मध्य बिंदुओं को मिलाओगे तो मिलाने पर हमेशा पैरेललोग्राम बनेगा। अगर आप किसी पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज के ही चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाओगे, पैरेललोग्राम के चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो पैरेललोग्राम ही बनेगा, दूसरा पैरेललोग्राम ही बनेगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, पैरेललोग्राम ही बनेगा। कोई तकलीफ इसमें, एक पैसे की तकलीफ नहीं है। अगर आप किसी स्क्वायर के चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाओगे, स्क्वायर के, अगर आप किसी स्क्वायर यानी कि वर्ग की चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाओगे तो एक स्क्वायर ही बनेगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, स्क्वायर बनेगा। कोई तकलीफ, ठीक है ना। ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि स्क्वायर के चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने से स्क्वायर बनता है। लेकिन अगर आप एक रेक्टेंगल यानी कि आयत की चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या बनता है, एक रोम्बस बनता है। रोम्बस, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक रेक्टेंगल की चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या बनता है, एक रोम्बस बनता है। भाई जैसे आपके सामने रेक्टेंगल है, इसकी चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाओ, चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाओ, ये मिला दिया हमने चारों साइड्स के मिड पॉइंट को, तो ये जो बनेगा ये रोम्बस बनेगा। कैसे भाई, पाइथागोरस थ्योरम से चारों साइड्स तो बराबर आ जाएंगी, आ रही है चारों साइड्स बराबर पाइथागोरस से है भाई। भाई ये मिड पॉइंट है ना, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये वाई है तो ये भी वाई होगा, ये वाई होगा, ये वाई होगा, ये एक्स होगा, ये एक्स होगा। तो पाइथागोरस से चारों साइड तो बराबर आ रही हैं। आप बोलोगे हां जी सर पाइथागोरस से चारों साइड तो बराबर आएंगी। और दोनों डायगोनल अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप दोनों डायगोनल ध्यान से देखोगे तो दोनों डायगोनल कितने डिग्री के एंगल पे काट रहे हैं, 90 डिग्री के एंगल पे काट रहे हैं, 90 डिग्री के एंगल पे काट रहे हैं, 90 डिग्री के एंगल पे दोनों डायगोनल काट रहे हैं। तो क्या बन रहा है, एक रोम्बस बन रहा है, रोम्बस। ठीक है ना। आप बोलोगे जी सर, तो रेक्टेंगल की चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने से एक रोम्बस बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रोम्बस की चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाओ, अगर आप एक रोम्बस समचतुर्भुज की चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाओ तो एक रेक्टेंगल बनेगा। क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला, कई बार पेपर में पूछा गया है। बताओ रोम्बस की चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने से क्या बनता है, ऑप्शन दे देगा पैरेललोग्राम, आड़ा टेढ़ा, स्क्वायर, है ना, इस तरीके से रेक्टेंगल। तो क्या बनेगा, रेक्टेंगल।
ठीक है ना। रेक्टेंगल की चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से क्या बनता है? रोम्बस। रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को मिलाने से रोम्बस बनेगा, रोम्बस के मिड पॉइंट को मिलाने से रेक्टेंगल बनेगा। ज्योति कह रहे हैं ये स्क्वायर क्यों नहीं बना? वेरी गुड डाउट ज्योति, चारों साइड बराबर हैं। देखिए स्क्वायर बनने के लिए ये 45 डिग्री के एंगल होने चाहिए थे। कितने? क्योंकि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट करता है 45 डिग्री में। क्या ये 45 डिग्री के एंगल है? नहीं, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि एंगल 45 डिग्री के हैं, तो इस वजह से स्क्वायर नहीं है। आधी बात चेक नहीं करनी होती किसी चीज को बनाने के लिए, पूरी बात चेक करनी होती है। स्क्वायर के विकर्ण तो समझी भाजित करते हैं ना 90 को। अबे ये चारों एंगल 90-90 आने चाहिए थे स्क्वायर के। क्या यहां पे चारों एंगल 90 आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। कहीं से भी 90 है क्या? नहीं। स्क्वायर की परिभाषा क्या है? स्क्वायर की परिभाषा यह कि चारों साइड बराबर होनी चाहिए, चारों एंगल 90 डिग्री होने चाहिए। चारों साइड तो बराबर है बट चारों एंगल 90 डिग्री नहीं है। परिभाषा को ध्यान रखा करो, अपनी मर्जी से मत करा करो। समझ में आया? स्केलन क्वालिटल के मिड पॉइंट को मिलाने से पैरेललोग्राम बनता है, पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट को मिलाने से एक पैरेललोग्राम ही बनेगा, स्क्वायर के मिड पॉइंट को मिलाने से स्क्वायर बनेगा, रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को मिलाने से रोम्बस बनेगा, रोम्बस के मिड पॉइंट को मिलाने से एक रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, डायगोनल भी अलग अलग है। वेरी गुड विजय। एग्जाम में केवल स्टेटमेंट पूछा जाता है। What is the formed by meeting all sides of rectangle, meeting the midpoints of a rectangle? इस तरीके से पूछ लेगा, ऑप्शन दे देगा। ठीक है भाई, समझ में आया? मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। चलो अब इस पे सवाल करके बताइए आप लोग मुझे। कहां गया जी सवाल? 36 नंबर, ये करो। यस सुरभि, बिल्कुल लाइव है। मनमद, चलिए बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल मेरे दोस्तों। कैट में भी ये सवाल आया है, कैट में भी ये क्वेश्चन आया है। चलिए जवाब दीजिए, कौन करेगा इस सवाल को? इस सर्कल इज circumscribed by the rhombus which in turn is made by joining the midpoints of a rectangle whose sides are 12 सेंटीमीटर and 16 सेंटीमीटर respectively. What is the area of circle? क्या आप सवाल समझे कि भाई एक वृत्त जो है समचतुर्भुज से घिरा है, एक वृत्त को घेर रखा है समचतुर्भुज ने, और ये समचतुर्भुज किससे बना है? ये समचतुर्भुज एक आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना है। और आयत की भुजा कितनी है? 12 और 16। भाई आपके सामने एक आयत है, इस प्रकार से ये आयत है, गोरा आयत है, इसकी भुजाओं की लंबाई है 12 और 16 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर है मेरे दोस्तों, ये 16 सेंटीमीटर है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसकी चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो क्या बनेगा मेरे दोस्तों? एक रोम्बस बनेगा। दिस विल बी बनेंगे रोम्बस। ठीक है, आप बोलोगे जी सर। अब ये जो रोम्बस है एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि इस रोम्बस के अंदर जो है मेरे दोस्तों एक सर्कल है, सर्कल। ये जो रोम्बस है एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है इस प्रकार से, ठीक है ना, इसके अंदर जो एक सर्कल है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो आपसे पूछे सर्कल का एरिया क्या है? सर्कल का एरिया निकालने के लिए चाहिए आपको सर्कल की रेडियस। अब बताओ सर्कल की रेडियस क्या होगी? सबसे पहले आप अच्छी तरीके से जानते कि इस रोम्बस के अगर आप दोनों डायगोनल खींचेंगे, ये दोनों डायगोनल खींचेंगे मेरे प्यारे भाई, तो कहां काटेंगे? देख पा रहे हैं 90 डिग्री के एंगल पे काटेंगे, 90 डिग्री के एंगल पे काटेंगे। अगर मेरे दोस्तों रेक्टेंगल की लंबाई 16 है तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। भाई यहां से यहां तक की लेंथ कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? 8 आ जाएगी। आप बोलोगे जी सर
अगर इसकी चौड़ाई 12 है तो ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 6 आ जाएगा, 6। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये 6 है, 8 है, तो रोम्बस की साइड कितनी आएगी, 10। रोम्बस की साइड कितनी आएगी बच्चों, 10 आ गई। आप बोलोगे जी सर 6, 8, 10, मुझे सर्कल की रेडियस निकालनी है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ये बनता है, आपको केवल राइट एंगल ट्राइंगल पे फोकस करना है। इस राइट एंगल ट्राइंगल को देख लो मेरे दोस्तों, एओबी को, इस राइट एंगल ट्राइंगल को देख लो, 6, 8, 10। ये मेरे दोस्तों सर्कल का सेंटर होगा, और सेंटर से मेरे दोस्तों ये जो है आपकी रेडियस होगी। इस क्या है भाई, रोम्बस की जो साइड है क्या करेगी, सर्कल को यहां पे टच करेगी, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। तो मैंने आपको समझा रखा है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला जाए तो कैसे निकाली जाती है लंबाई। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डालते तो लंबाई कैसे निकलती है, ए बी बाई सी, 6 गुणा 8/10, 48/10 यानी कि 24/5 सेंटीमीटर। तो जो सर्कल की रेडियस है 24/5 सेंटीमीटर है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल करेक्ट बात समझ में आ गई, 6, 8, 10। ठीक है भाई, तो सर्कल का एरिया कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर इंटू 24/5 का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 576 पाई/25। डाई, वाह विशाल वाह। अच्छा विश्वजीत, कोई तकलीफ इसमें। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, और इसी के साथ जो है मेरे दोस्तों ये आपका रोम्बस समाप्त होता है। इतना ही इसमें कंसेप्ट था और कुछ ज्यादा इसमें नहीं है। आगे चलें अब, चलिए अब सब लोग आके आक्रमण करेंगे। नेक्स्ट, यस, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे ट्रपेजियम। लास्ट है मेरे दोस्तों ये अब ज्योमेट्री में, ठीक है भाई, ट्रपेजियम। हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं समलंब चतुर्भुज। ठीक है भाई, इसके बाद केवल सर्कल बाकी है। ट्रपेजियम, स्तंभ लंब चतुर्भुज, ठीक है। चलिए, और पिछले कुछ सालों में इसका जो है सवाल बहुत ज्यादा आने लगे हैं, ट्रपेजियम के कंसेप्चुअल क्वेश्चन, हद से ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन ट्रपेजियम में बनते हैं। तो पहले मैं आपको इसके कंसेप्ट बताऊंगा, फिर हम इस पे भी सवाल करेंगे। चलो, तो स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा ट्रपेजियम क्या होता है, कोई जानता है ट्रपेजियम क्या होता है? एक भी स्टूडेंट जानता है कि ट्रपेजियम क्या होता है? नहीं दीपक, ट्रपेजियम क्या होता है एक भी स्टूडेंट जानता है? ट्रपेजियम मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें साइड का एक अपोजिट पेयर पैरेलल हो, बात समाप्त। ट्रपेजियम का मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें साइड का, भुजाओं का एक विपरीत पेयर समांतर हो, ठीक है ना, इस प्रकार से। ठीक है भाई, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको। ठीक है ना,
दिखाई दे रहा है आपको? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो इस प्रकार से ये ए बी सी डी एक ट्रपेजियम है मेरे दोस्तों। बात सभी को समझ में आई? क्लियर है? ए बी सी डी मेरे प्यारे भाई एक ट्रपेजियम है। क्या परिभाषा है कि इसमें साइड का एक पेयर मेरे दोस्तों पैरेलल है। ये ए बी और सी डी पैरेलल है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। बस बात समाप्त। ये ट्रपेजियम की परिभाषा है। ये पैरेलल साइड हैं। ये एडी और बीसी नॉन पैरेलल साइड हैं। एडी और बीसी क्या है? नॉन पैरेलल साइड हैं। ठीक है ना? असमांतर भुजाएं। क्लियर है? चलेगा। तो मेरे प्यारे भाई अगर किसी ट्रपेजियम में, ये ट्रपेजियम है, इसके साइड पैरेलल हैं, अगर नॉन पैरेलल साइड लंबाई में इक्वल हो जाए, जो नॉन पैरेलल साइड है लंबाई में इक्वल हो जाए, उसको हम आइसोसेलेस ट्रपेजियम कहते हैं। उसको बाद में बताऊंगा, पहले आपको ये नॉर्मल ट्रपेजियम पढ़ना है। ठीक है दोस्तों? तो ट्रपेजियम का मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें साइड का एक अपोजिट पेयर पैरेलल हो मेरे प्यारे भाई, उसे हम ट्रपेजियम कहेंगे। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। क्लियर? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो मेरे दोस्तों ये साइड ए है और ये जो साइड है पैरेलल साइड को, पैरेलल साइड की ये लंबाई ए है और ये जो लंबाई है मेरे दोस्तों ये बी है। आप बोलोगे हाँ जी सर कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक, ओके, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो। अगर मैं ट्रपेजियम के एरिया की बात करता हूं, अगर मैं ट्रपेजियम के एरिया की बात करता हूं, तो ट्रपेजियम का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, बिटवीन देम। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी। अच्छा शिवम, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी। ठीक है दोस्तों, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी। आपके सामने मैंने एक ट्रपेजियम बनाया भाई, ये साइड ए है, ये साइड बी है, दोनों पैरेलल साइड की लंबाई को मैंने ए और बी नाम दे दिया। ठीक है ना? तो ट्रपेजियम का एरिया 1/2, इन दोनों का सम, इनके बीच की डिस्टेंस। पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस का मतलब क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस पैरेलल साइड के बीच की है। ठीक है ना? पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस h। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम करेक्ट है। कैसे आया है मेरे प्यारे भाई? ट्रपेजियम एंगल वॉट, एंगल पेंगल का इसमें कोई चक्कर नहीं है, स्मिथ एंगल कुछ भी हो सकता है, एंगल का कोई लेना देना नहीं है। चलिए, अगर आप इसको यहां से मिलाएंगे मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा ध्यान से, तो एक्चुअल में आपके यहां पे दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको ट्रपेजियम का एरिया निकालना है मेरे प्यारे भाई, तो आपको यहां पे दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। एक ट्राइंगल एडीबी, दूसरा ट्राइंगल डीसीबी है भाई। इन दोनों ट्राइंगल का एरिया अगर आप जोड़ दोगे तो ट्रपेजियम का एरिया आ जाएगा। भाई ट्राइंगल एडीबी का एरिया क्या है? ट्राइंगल एडीबी का एरिया होगा 1/2 बेस ए पर साइड एच है, बेस ए पर हाइट एच है, बेस ए है और उसके ऊपर हाइट कितनी एच। भाई पैरेलल लाइन के बीच की जो दूरी होती है वो हमेशा बराबर होती है, पैरेलल लाइन के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। अगर ये पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस है एच, तो भाई ट्राइंगल डीसीबी का एरिया क्या निकलेगा? अगर आप इसको यहां पे आगे बढ़ाओगे मेरे प्यारे भाई है भाई, और यहां से मेरे दोस्त इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये हाइट भी तो एच होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर ये हाइट भी एच होगी। तो ट्राइंगल डीसीबी क्या है? एक ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल, एक अधिक कोण त्रिभुज है। इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा मेरे दोस्तों बेस बी है, बेस बी, साइड डीसी को क्या माना है? बी। बेस बी पर सामने वाले वर्टेक्स से हाइट कितनी है? एच है। तो 1/2 बी इंटू एच, ये आ जाएगा इन दोनों ट्राइंगल का एरिया। आप बोलोगे जी सर, तो यहां से एच कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 ए प्लस बी गुणा एच। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं है। सभी को बात समझ में आ गई? तो ये हो गया रोम्बस का एरिया। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी है कि कैसे एरिया का जन्म हुआ है?
रोम्बस का एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। पढ़ाएंगे आलोक, ठीक है आलोक, चिंता ना करो, ठीक है ना। पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस हमेशा बराबर होती है। चलो ये हटा देता हूं मैं यहां से, चलो इसको भी मैं मिटा देता हूं, इसका कोई वो नहीं है अभी वजूद, कोई तकलीफ यहां तक। चलो आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, इससे आगे की कहानी। तो भैया ट्रेपेजियम के भी 2 डायगोनल होंगे, ट्रेपेजियम के भी यहां पर 2 डायगोनल होंगे। आप बोलोगे जी सर, तो ये डायगोनल है बीडी और दूसरा ये डायगोनल है मेरे दोस्तों ये एसी, ये डायगोनल है एसी, और दोनों डायगोनल एक दूसरे को यहां पर काट रहे हैं पॉइंट ओ पर। तो रोम्बस के जो दोनों डायगोनल है, आप चित्र में भी देख पा रहे हो कि दोनों डायगोनल छोटे बड़े हैं। अभी डायगोनल एसी छोटा है, डायगोनल बीडी बड़ा है, कि ट्रेपेजियम अपने आप में एक आड़ा टेढ़ा फिगर है, आड़ा टेढ़ा। तो रोम्बस के जो दोनों डायगोनल होते हैं वो अलग अलग लंबाई के होते हैं। एसी इज नॉट इक्वल टू बीडी। रोम्बस के जो दोनों डायगोनल होते हैं वो अलग अलग लंबाई के होते हैं, ठीक है, समझ में आया। रोम्बस के जो दोनों डायगोनल होते हैं वो अलग अलग लंबाई के होते हैं। आशुतोष बताएंगे अभी। चक्र चतुर्भुज आशुतोष वो होता है जिसके चारों वर्टेक्स एक सर्कल की सरकमफेरेंस पे आए, जिसके चारों कोण एक वृत्त की परिधि पर आ जाएं, ठीक है ना, सर्कल में पढ़ना है वो। तो रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं एसी और बीडी वो अलग अलग लंबाई के होते हैं। रोम्बस का एरिया क्या होता है 1/2 a + b × h, ठीक है ना। और ये बाइसेक्ट वगैरह भी नहीं करते हैं एक दूसरे को, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं, यहां से आगे की कहानी पे हम चर्चा करेंगे। रोम्बस पे बहुत सारे कंसेप्ट और बहुत सारी थ्योरी हैं जो आपको समझनी है। अरे सॉरी रोम्बस कह रहे हैं बार बार, ट्रेपेजियम सॉरी, ट्रेपेजियम सॉरी। ट्रेपेजियम के जो दोनों डायगोनल होते हैं, ट्रेपेजियम के जो दोनों डायगोनल होते हैं एसी और बीडी वो अलग अलग लंबाई के होते हैं। आप चित्र में भी कह पा रहे हैं, ठीक है भाई। धर्मेंद्र कह रहे हैं कभी तो सेम लेंथ होगा। हाँ सेम लेंथ होगा जब ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो ट्रेपेजियम का एरिया 1/2 a + b × h और इसके दोनों डायगोनल की लंबाई अलग अलग होती है। आगे चलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। ध्यान से समझने की कोशिश करेगा जो बात मैं आपको समझाने वाला हूं। मैं आपके सामने प्यारे बच्चे प्यार से समझने की कोशिश करेगा, प्यार से। पहले एरिया की बात समझा देते हैं। इन एनी क्वाड्रिलेटरल, देखिएगा दोस्त, मैं आपके सामने क्वाड्रिलेटरल बनाता हूं, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपके सामने चतुर्भुज बनाता हूं, क्वाड्रिलेटरल कैसा भी बना लीजिए, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए ट्रू है ए बी सी डी। मैंने आपके सामने क्वाड्रिलेटरल बनाया ए बी सी डी, तो हमने मेरे प्यारे भाई इसके दोनों डायगोनल खींचे, दोनों डायगोनल। तो दोनों डायगोनल एक दूसरे को पॉइंट ओ पर काट रहे हैं। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जब आप डायगोनल खींचेंगे तो 4 ट्रायंगल बनेंगे, 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है। तो मेरे प्यारे भाई मैं मान लेता हूं कि सपोज इसका एरिया x है, सपोज इसका एरिया y है, इसका एरिया z है और इसका एरिया जो है वो w है। तो ये x y z w क्या है, एरिया है। एरिया मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं, अदरवाइज आप भूल जाओगे। x y z w क्या है, इन ट्राइंगल्स के एरिया है, चारों ट्राइंगल्स के। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल, चाहे वो कोई भी हो, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम, एनीथिंग, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, आप उसके डायगोनल खींचेंगे तो 4 ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। आप बोलोगे जी सर। तो कंसेप्ट ये कहता है कि आमने सामने के ट्रायंगल के एरिया का प्रोडक्ट बराबर होता है, ठीक है ना। x गुणा y बराबर z गुणा w, x गुणा y बराबर z गुणा w। आमने सामने के ट्रायंगल के एरिया का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा बराबर होता है। क्लियर है। आप बोलोगे जी सर। आपसे कोई भी 3 वैल्यू देके चौथी वैल्यू पूछ लेगा। आमने सामने के एरिया का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा इक्वल होता है। एक्स वाई बराबर जेड डब्ल्यू, ये बताया है क्या मैंने।
कैसे होता है मेरे दोस्तों, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। आप जानते हैं किसी ट्राइंगल का बेस जिस रेशियो में डिवाइड होगा, एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। अगर आप ट्राइंगल एडीसी को देखो, ट्राइंगल एडीसी को देखो, ये क्या है, एक सीवियन है। सीवियन बेस को किस अनुपात में बांट रही है, एओ और ओसी के रेशियो बांट रही है। तो एरिया भी इसी रेशियो में डिवाइड होगा। अभी एरिया भी एओ से ओसी का रेशियो जेड बटे एक्स, एरिया भी इसी रेशियो में होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। सेम इसी प्रकार से बच्चे, अगर आप ट्राइंगल ए बी सी को देखो, त्रिभुज ए बी सी को देखो, सम इक्वल नहीं होता, केवल प्रोडक्ट इक्वल होता है प्रेम। ट्राइंगल ए बी सी को देखेंगे मेरे दोस्तों, ये क्या है, सीवियन है। सीवियन बेस को जिस अनुपात में बांटेगी, एरिया भी उसी अनुपात में बटेगा। ये एओ रेशियो ओसी है, तो एरिया का रेशियो भी यही होगा, वाई बटे डब्ल्यू भी यही होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना, जिस रेशियो में बेस ट्राइंगल का उसी रेशियो में एरिया। आप बोलोगे हां जी, तो इक्वल होना चाहिए दोनों ट्राइंगल से। तो जब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो एक्स वाई किसके बराबर आ गया, जेड डब्ल्यू के बराबर आ गया। एक्स वाई किसके बराबर आ गया, जेड डब्ल्यू के बराबर आ गया, ठीक है ना। चलिए अब पेपर में बड़ा ही बेसिक सवाल इस पे आता है, जैसे आपसे पूछ लेगा कि एक क्वालिटल है, अभी एक क्वालिटल है मेरे दोस्तों, ये एरिया 8 है, ये 25 है, ये एरिया 20 है, तो बताओ ये एरिया कितना होगा। इतना सा सवाल आपसे पूछ लेगा। ठीक है ना, कोई भी क्वालिटल बना दिया मुंह उठा के, तो 25 अट्ठे 200 बराबर 20 दुसाम 200, तो ये एरिया कितना आ जाएगा, 10 स्क्वायर यूनिट। 10 इसका आंसर आ जाएगा फॉर एनी क्वालिटल आदित्य रोमस, एनी क्वालिटल। पहले तो एक्स प्लस वाई बराबर जेड प्लस डब्ल्यू बताया था, कब बताया था भाई हरीश, कुछ भी, जरा ना घर से ना पढ़ लिया करो, थोड़ा रिवीजन कर लिया करो, कौन सी चीज कब बोली है, किसके लिए बोली है, कहां बोली है, क्यों बोली है, रिवीजन करते रहा करो समय समय पर, ठीक है ना। बहुत धूमिल यादें रहती हैं आपके दिमाग में ना, धुंधली एकदम, ठीक है जी। आगे चले, कभी नहीं बोइस। आगे चलते हैं। अब हम वापस आ जाते हैं मेरे दोस्तों ट्रेपेजियम पे। किस पे वापस आ जाते हैं, अब हम लोग अपने प्यारे ट्रेपेजियम पे वापस आ जाते हैं, क्योंकि ट्रेपेजियम में मैं इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करूंगा जो मैंने आपको समझाई है, ठीक है ना। तो मैं आपके सामने दोस्तों एक ट्रेपेजियम बनाता हूं इस प्रकार से, बढ़िया ट्रेपेजियम में बनाऊंगा ये। तो हमने आपके सामने ट्रेपेजियम बनाया है, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी। ट्रेपेजियम की खास बात क्या होती है कि इसमें साइड का एक पेयर पैरेलल होता है, तो ये दोनों पैरेलल हैं। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ट्रेपेजियम का हम डायगोनल खींचते हैं, ये डायगोनल मेरे दोस्तों बीडी है और ये डायगोनल मेरे प्यारे भाई एसी है, और दोनों डायगोनल एक दूसरे को पॉइंट ओ पर काट रहे हैं, पॉइंट ओ पर। तो समझने वाली बात है कि ट्रेपेजियम में जब डायगोनल खींचते तो 4 ट्राइंगल बनते हैं स्टूडेंट, 4 ट्राइंगल। तो पैरेलल साइड पर जो 2 ट्राइंगल बनने, पैरेलल साइड पर जो 2 ट्राइंगल बनते हैं वो एक दूसरे के सिमिलर यानी कि समरूप होते हैं। ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर यानी कि समरूप होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्यों, कैंची फिगर बन रहा है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से देखिएगा। ये वाला एंगल किसके बराबर है, इसके बराबर है, अल्टरनेट एंगल। ये वाला एंगल किसके बराबर है, इसके बराबर है, अल्टरनेट एंगल, ठीक है भाई। और ये वाला एंगल किसके बराबर है, इसके बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब तीनों एंगल बराबर है तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि ट्राइंगल ए ओ बी जो है मेरे दोस्तों किसके सिमिलर होगा, तो आपका जवाब होगा सर जी ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी। ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे, सिमिलर। समझ में आया, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, सिमिलर होंगे। ये बात यहां तक क्लियर है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल एकदम क्लियर है, एकदम मस्त टकाटक क्लियर है, कोई भी परेशानी नहीं है। जब सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। मेरे दोस्तों अगर ये साइड ए है,
अभी, और ये साइड आपकी बी है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे बच्चे। तो आप मुझे बताओ अभी, इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा? ट्राइंगल डीओसी, सॉरी ट्राइंगल सीओडी और ट्राइंगल एओबी, इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा? एरिया का जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जानना चाहता हूं मैं आप लोगों से। भाई ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ट्राइंगल सीओडी में और ट्राइंगल एओबी में, उल्टा लिख दिया मैंने ना, ट्राइंगल एओबी और दूसरा ट्राइंगल सीओडी, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है, तो इनके एरिया का रेशियो क्या होगा? बार बार नहीं समझाऊंगा ना वो बात, एक बार लिख दे रहा हूं स्टेटमेंट। तो ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड पे जो दो ट्राइंगल बनते हैं वो दोनों एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, सिमिलर। भाई ये साइड ए है, ये साइड बी है, तो इनके एरिया का रेशियो कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर जी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ए रेशियो बी, इस पे एंगल के सामने ए, इसमें इस एंगल के सामने की बी है, तो भैया साइड का रेशियो ए रेशियो बी है, तो एरिया का रेशियो हमेशा ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर होगा। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है भाई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल करेक्ट, एक पैसे की दिक्कत नहीं। चलो मेरे प्यारे भाई, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। यहां भाई इस ब्लू एंगल के सामने डीओ है, डीओ समझने की कोशिश करेगा, और यहां इस ब्लू एंगल के सामने ओबी है, ओबी बराबर। भाई यहां इस रेड एंगल के सामने सीओ है, सीओ, और यहां इस रेड एंगल के सामने एओ है। तो मेरे प्यारे भी क्या बना? कहानी ये बनी कि एओ गुणा डीओ बराबर बीओ गुणा सीओ। ठीक है भाई, ए गुणा डी यू बराबर बी, या इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, हर चीज को याद नहीं करा जाता भाई। अगर ये आपका बी ए है तो मेरे दोस्तों बी ए का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड में, तो ये भी बी रेशियो ए होगा, उसको मत लिखो, कोई जरूरत नहीं है उसको याद करने की, ये भी बी रेशियो ए होगा। और डीओ से ओबी का रेशियो आप निकालेंगे, ये भी बी रेशियो ए होगा, ठीक है ना? चूंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा, ठीक है भाई। यहां करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बी रेशियो ए है, तो भाई ये करस्पॉन्डिंग साइड है, ये भी बी रेशियो ए होगा, सीओ से ओए का रेशियो, और डीओ से ओए का ओबी का रेशियो भी, ये भी बी रेशियो ए होगा। समझ में आया? क्लियर है भाई? ये बी रेशियो ए होगा, ये भी बी रेशियो ए होगा, ध्यान रखना है आपको। अरे कुछ बुद्धि में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर, अगर ये बी रेशियो ए है तो एरिया का रेशियो दोनों ट्राइंगल का निकाल लेंगे करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर। ये सीओ से ओए का रेशियो भी बी रेशियो ए होगा, डीओ से ओबी का रेशियो भी बी रेशियो ए होगा। अरे विमल सिमिलर ट्राइंगल है भाई, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है, ये करस्पॉन्डिंग साइड है ना, रेड एंगल के सामने सीओ, रेड एंगल के सामने एओ, ये बी रेशियो ए, ये भी बी रेशियो ए। अरे इक्विलेटरल नहीं है भाई, सिमिलर हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। भाई मैं आपके सामने फिर से एक बार ये ट्रेपेजियम बना देता हूं। मैंने आपके सामने ट्रेपेजियम बना दिया, ए बी सी डी, जिसमें ये दोनों साइड पैरेलल हैं, पैरेलल साइड हैं। ये है मेरे दोस्तों इसके डायगोनल, कहां काट रहे हैं? पॉइंट ओ पे काट रहे हैं, पॉइंट ओ पे। तो पैरेलल साइड पे जो दो ट्राइंगल बनते हैं, पैरेलल साइड पे जो दो ट्राइंगल बनते हैं वो एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। पैरेलल साइड पे जो दो ट्राइंगल बनते हैं
एओबी आइसोसेलेस। अरे भाई आइसोसेलेस नहीं है महादेव, ये यार ये रेशियो है, ये रेशियो अलग है, ये रेशियो अलग है। अरे बिल्कुल भाई, ये रेशियो अलग है, बी रेशियो ए, ये रेशियो अलग है, बी रेशियो कोई लंबाई नहीं है, दिस इज द रेशियो। कैसे बालक हो भाई तुम, ये अनुपात का साइन तुम्हें दिखता नहीं है क्या? लंबाई तो ये है, ये बी लंबाई में और अनुपात में फर्क होता है। बी रेशियो ए है सीओ से ओए का, डीओ से ओबी का रेशियो बी रेशियो ए है, लंबाई अलग अलग है सबकी। कैसे बालक है भाई, हद हो गई है बिल्कुल। एक से गधे भरे पड़े हैं। मैंने आपके सामने ट्रेपेजियम बनाया एबीसीडी, इसके दोनों डायगोनल हैं, दोनों डायगोनल पॉइंट ओ पर काटते हैं। अभी तक मैंने क्या बताया कि पैरेलल साइड पे जो दो ट्रायंगल बनते हैं वो एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं। लेकिन नॉन पैरेलल साइड पे जो दो ट्रायंगल बनेंगे, नॉन पैरेलल साइड एडी और बीसी क्या है, नॉन पैरेलल साइड है, तो इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है। ट्रायंगल एओडी का एरिया, ट्रायंगल एओडी का एरिया और ट्रायंगल बीओसी का जो एरिया है वो इक्वल होगा। नॉन पैरेलल साइड पे जो दो ट्रायंगल बनते हैं, ट्रायंगल एओडी और ट्रायंगल बीओसी, इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है हमेशा। ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड पे जो दो ट्रायंगल बनेंगे वो एक दूसरे के सिमिलर होंगे, और नॉन पैरेलल साइड पे है भाई, और नॉन पैरेलल साइड पे जो दो ट्रायंगल बनते हैं उनका एरिया आपस में बराबर होता है। जो एरिया ट्रायंगल एओडी का है वही एरिया ट्रायंगल बीओसी का है। ठीक है भाई, भाई इसका एरिया अगर के है तो इसका एरिया भी के ही है, दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर है। क्यों बराबर है, क्यों बराबर है, याद है किसी को? मैंने आपको समझाया हुआ है कि अगर आपके सामने दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, दो समांतर रेखाएं, समांतर रेखाओं में सेम बेस पर दो ट्रायंगल बना दोगे, दो ट्रायंगल सेम बेस पर दो ट्रायंगल बनाओगे तो दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? कि इनका बेस भी सेम है और दोनों ट्रायंगल की हाइट भी सेम है, बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर, तो ये पैरेलल लाइन है, ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है, तो सेम बेस ए बी पर दो ट्रायंगल बनना है, ट्रायंगल एडीबी और ट्रायंगल एसीबी। ट्रायंगल एडीबी और ट्रायंगल एसीबी, आप बोलोगे जी सर सेम बेस पर दो ट्रायंगल बनने, एक तो ट्रायंगल एडीबी एक ट्रायंगल एसीबी, इन दोनों ही ट्रायंगल का एरिया बराबर है। आप बोलोगे जी सर जो एरिया ट्रायंगल एडीबी का है, जो एरिया इस रेड ट्रायंगल का है, वही एरिया इस ब्लू ट्रायंगल का है। अब ये तो दोनों में कॉमन है, ये तो दोनों में कॉमन है। आप बोलोगे हां जी सर, तो जो बचा खुचा एरिया है वो इक्वल हो गया कि नहीं हो गया है, यानी कि ये भी के और ये भी के। समझ में आ गया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। जो एरिया ट्रायंगल एडीबी का है वही एरिया ट्रायंगल एसीबी का है, क्योंकि ये सेम पैरेलल लाइन के बीच बने, बेस सेम है। जब बेस सेम है, हाइट सेम है, तो एरिया भी बराबर हो गया। लेकिन ट्रायंगल एडीबी में और ट्रायंगल एसीबी में ये एओबी तो कॉमन है, ये वाला तो कॉमन है, तो बचा क्या? ये बचा और ये बचा, ये क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। सर हाइट तो अलग है, सेम कैसे होगा? राजेश ये दोनों ट्रायंगल इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच बने हैं कि नहीं? पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही ट्रायंगल की हाइट होती है। किसी ट्रायंगल की हाइट का क्या मतलब है? ट्रायंगल की हाइट का मतलब है कि पैरेलल लाइन खींचो कि ट्रायंगल इन दो पैरेलल लाइन के बीच बना, इन दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस हर जगह बराबर है, वही ट्रायंगल की हाइट है। ठीक है भाई,
समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, तो इस वजह से यहां पर ये इक्वल होगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, 1 सेकेंड की बात थी। चलो ठीक है दोस्तों, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि इसका एरिया x है, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं मैं इसका एरिया जो है वो y है, इसका जो एरिया है वो y है। ठीक है ना? समझने की कोशिश करिएगा। मान लिया कि माना इस ट्राइंगल का एरिया x है, इस ट्राइंगल का एरिया y है, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल है k और k। ठीक है? आप बोलोगे जी सर, तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि क्वालिटल कैसा भी हो, आमने सामने के एरिया का प्रोडक्ट बराबर होता है। तो आमने सामने के एरिया का प्रोडक्ट बराबर करेंगे तो k गुणा k किसके बराबर आ जाएगा? x गुणा y के बराबर आएगा। आप बोलोगे जी बिल्कुल करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। k गुणा k किस क्या हो गया? k स्क्वायर हो गया। तो k स्क्वायर बराबर x इंटू वाई आ गया। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट एक्स वाई। के की वैल्यू कितनी आ गई है? अंडर रूट एक्स वाई। आप बोलोगे जी बिल्कुल करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो के बराबर ये कितना हो गया? अंडर रूट एक्स वाई। ये भी कितना हो गया? अंडर रूट एक्स वाई। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद होना चाहिए। अगर आपको ये दोनों एरिया पता है एक्स वाई, तो आप इन दोनों का आसानी से निकाल सकते हो, रूट एक्स वाई, रूट एक्स वाई। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या सिखाया है कि ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड पे जो दो ट्राइंगल बनते हैं वो दोनों एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, और नॉन पैरेलल साइड पे जो दो ट्राइंगल बनते हैं वो उनका एरिया आपस में बराबर होता है। और किसके बराबर होता है? अगर पैरेलल साइड पे बने ट्राइंगल का एरिया एक्स वाई है, तो नॉन पैरेलल साइड पे जो दो ट्राइंगल बनेगा उनका एरिया रूट एक्स वाई होगा, रूट एक्स वाई। ठीक है? ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया, ये कंसेप्ट हमने आपको समझाया, और ये बेसिक था। ठीक है जी? बिल्कुल है देवेंद्र, क्लियर है? चलो, अब मैं आपसे जो एक सवाल पूछ लेता हूं, एग्जाम्पल दो दो तीन एग्जाम्पल पूछ लेता हूं कि जैसे आपके सामने ट्रपेजियम है, आपके सामने ट्रपेजियम है। ठीक है भाई, ये 16 है और ये आपका अ, एक सेकेंड। चलिए, बताइए इस ट्रपेजियम का एरिया क्या है बच्चों? इस ट्रपेजियम का एरिया क्या है? आपके सामने मैंने ट्रपेजियम बनाया है, ये ट्रपेजियम है। जल्दी बताओ, इतना समय नहीं लगता है, सवाल देखने से पहले उत्तर बताया करो, गधो आप तक आ जाना चाहिए था। अगर इसका एरिया 25 है, इसका 40 है, पूरे ट्रपेजियम का एरिया कितना होगा? करो जल्दी से। इसका एरिया 25 है, इसका 40 है, पूरे ट्रपेजियम का क्या होगा? अगर इसका एरिया 40 है तो ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा। आप बोलोगे हां जी होगा। 40 गुणा 40 प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए आमने सामने का, आमने सामने का प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए। 40 गुणा 40 1600, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी 1600 होना चाहिए। यानी कि कितना आ जाएगा? ये 25 है तो ये कितना आएगा? 1600 बटे 25, 64। कितना आ गया इसका एरिया? 64 आ गया। कितना आ गया इसका एरिया? 64। 40 गुणा 40 1600, तो 25 गुणा 64 भी 1600 है। पूरे का एरिया कितना आ गया? पूरे का एरिया ऐड कर देंगे, 5 4 9 6 2 8, 89 और 80, 169। तो 169 इस क्वेश्चन का आंसर है, 169। ये ट्रपेजियम है।
बताइए इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या है, इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या है, करो। जल्दी से, इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या है, जवाब दीजिए। 1 सेकंड का समय आपके पास। एबीसी ट्रेपेजियम है, इस साइड की लंबाई 4.2 सेंटीमीटर है, इस साइड की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा है ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा, जवाब दीजिए जल्दी से। आप सभी लोग जवाब दीजिए, सेकंड्स में आना चाहिए। आपको यह बात अच्छी तरीके से पता है कि आमने सामने के ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। जब सिमिलर होते हैं तो इनकी एरिया का जो रेशियो होगा करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होगा। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना है, 21 दूनी 42, 21 पंजे 105। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है 2:5। तो एरिया का रेशियो क्या होगा, स्क्वायर 4:25। एरिया का रेशियो कितना होगा, 4:25 होगा। आप बोलोगे हां जी होगा। क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। साइड का रेशियो 2:5 है करस्पॉन्डिंग साइड का। एरिया का रेशियो इन दोनों ट्रायंगल के आमने सामने का कितना होगा, 4:25। सवाल में 4 की वैल्यू 20 दे रखी है, 5 गुना, तो 25 की वैल्यू भी 5 गुना हो जाएगी, 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। 125 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल करेक्ट है, 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक कोई परेशानी? ठीक है भाई, चलेगा। तो आप अब यहां पे सिमिलरिटी से भी कर सकते हो, कंसेप्ट भी लगा सकते हो। भाई इन दोनों का एरिया क्या आएगा, √xy, ये x है y, इन दोनों का एरिया √xy। 125 गुणा 20 2500, 2500 का √50, तो ये एरिया भी 50 आएगा, ये एरिया भी 50 आएगा। तो पूरे का एरिया कितना आ गया, पूरे का 125, 100 225 और 20 245, तो 245 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 245 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दीपक, सिमिलर ट्राइंगल है, एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है 245। सभी बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्लियर है दोस्तों ये बात, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि ये वाली बात मैंने आपको अच्छे से समझा दी, एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया, ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब आगे चलते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, 4-5 मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। तो दोस्त मैं आपके सामने एक ट्रेपेजियम बनाता हूं इस प्रकार से, ठीक है ना, ABCD। तो मैंने आपके सामने प्यारे बच्चे एक ट्रेपेजियम बना दिया है ABCD, जिसमें ये दोनों साइड क्या है, पैरेलल हैं। ठीक है, तो इसकी लंबाई A है, इसकी लंबाई B है, ठीक है ना, पैरेलल साइड है AB और CD। कंसेप्ट नंबर 1, AD और BC क्या है, नॉन पैरेलल साइड है। AD का मिड पॉइंट है मेरे दोस्तों P, AD का मिड पॉइंट है P, AD का मिड पॉइंट है P। आप बोलोगे जी सर BC का मिड पॉइंट है Q, BC का मिड पॉइंट क्या है Q, BC का मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु है Q। आप बोलोगे जी सर तो यहां से PQ को मिलाइए, PQ को। तो जब आप PQ को मिलाएंगे मेरे प्यारे भाई, तो ये भी 1:1 है, Q मिड पॉइंट है, ये भी 1:1 है। ठीक है भाई, तो पहली बात तो कि ABCD के पैरेलल है और CD ABCD किसके पैरेलल हो जाएंगे, PQ के। तीनों ही लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है ना, मिड पॉइंट थ्योरम से, मध्य बिंदु प्रमेय से। आपके पास ABCD एक ट्रेपेजियम है, P जिसमें ABCD के पैरेलल है, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD। P और Q जो है AD एंड BC, सॉरी, P और Q जो है AD और BC के मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु हैं। तो यानी कि प्यारे भाई जो PQ है ये भी इन दोनों के पैरेलल हो जाएगा, कि ये भी 1:1 है, ये भी 1:1 है। ठीक है ना, लकी अंडर रूट XY कंसेप्ट लगाया हमने। चलो
तो मेरे प्यार में PQ की जो लंबाई होगी, PQ की जो लेंथ होगी, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, वो इन दोनों का एवरेज होगी, इन दोनों का मिड होगा, A प्लस बी बटे 2, इन दोनों की एवरेज होगी A प्लस बी बटे 2। PQ की जो लंबाई होगी, इन दोनों का एवरेज आएगा A प्लस बी बटे 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत ज्यादा पेपर में डायरेक्ट सवाल इस पे पूछे जाते हैं। PQ बराबर A प्लस बी बटे 2, इन दोनों के सम का, लंबाई के सम का आधा होगा। ठीक है, कैसे हुआ समझ सकते हैं। देखिए, अगर आप ये डायगोनल मिलाओगे मेरे प्यारे भाई, अगर आप ये डायगोनल मिलाओगे सपोज यहां पे, तो ये यहां पे सपोज कहां काट रहा है, पॉइंट R पे काट रहा है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब मेरे प्यारे भाई आपको यहां पे कुछ नहीं करना, केवल मिड पॉइंट थ्योरम मध्य बिंदु प्रमेय लगानी है। भाई ये वाली जो लाइन है PQ, ये AB के पैरेलल है। ध्यान सुनेगा, ये जो लाइन PQ है किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है। पॉइंट P जो है मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचोगे तो अपोजिट साइड को भी तो जाके मिड पॉइंट पर मिलने वाली है, अपोजिट साइड को भी तो जाके मिड पॉइंट पर मिलेगी। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर आप किसी साइड के मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचोगे तो अपोजिट साइड को जो है मिड पॉइंट पर ही जाकर मिलेगी। ये मिड पॉइंट थ्योरम है। आप बोलोगे जी सर, यानी कि ये मिड पैरेलल लाइन खींची गई है तो मिड पॉइंट पर ही जाके मिलेगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो मिड पॉइंट थ्योरम से अगर ये A है तो ये कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, A/2 हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम से। सेम इसी तरीके से अगर आप ट्राइंगल DCB को देखो, ट्राइंगल BCD को देखो, त्रिभुज BCD को देखो, ट्राइंगल BCD को, ट्राइंगल BCD को देखोगे, साइड BC का मिड पॉइंट क्यों है, साइड BD का मिड पॉइंट R हो गया मेरे दोस्तों। तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये जो QR की लंबाई है, मिड पॉइंट थ्योरम से QR की लंबाई CD का आधा हो जाएगी, B/2 हो जाएगी। कितना हो जाएगा, B/2। तो टोटल लेंथ कितनी बनेगी, टोटल लेंथ बनेगी A/2 प्लस B/2। ठीक है, तो PQ की जो लंबाई है टोटल कितनी हो गई, A/2 प्लस B/2, यानी कि A प्लस B/2। दिस इज द कंसेप्ट नंबर 1। डायरेक्ट सवाल इस पे आता है। नेक्स्ट कंसेप्ट, ठीक है भाई, आगे चलेंगे। मैं आपके सामने ये ट्रेपेजियम बनाता हूं ABCD। हमने आपके सामने एक ट्रेपेजियम, एक समलंब चतुर्भुज बनाया ABCD, जिसमें CD जो है वो AB के पैरेलल है। हमने आपके सामने ट्रेपेजियम बनाया ABCD जिसमें ABCD के पैरेलल है। DR कितना होगा, कौन सा DR, और इसका कोई जरूरत नहीं है भाई यस तुमको। ठीक है भाई, तो यहां पे AB किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है। ठीक, चलो अब मैंने इसके दोनों डायगोनल खींचे। ये डायगोनल है BD और ये डायगोनल है मेरे दोस्तों OC। ठीक है, आप बोलोगे जी सर। नाउ P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स AC एंड BD। मैंने आपके सामने ट्रेपेजियम बनाया ABCD जिसमें ABCD पैरेलल साइड है, इसकी लंबाई A है, इसकी लंबाई B है। यह डायगोनल AC है, यह डायगोनल BD है। तो डायगोनल AC का मिड पॉइंट है P, डायगोनल AC का मध्य बिंदु है P, डायगोनल BD का मिड पॉइंट है Q। तो भाई ये एक लेंथ बनेगी PQ, ये एक लेंथ बनेगी PQ। आप बोलोगे हां जी सर एक लेंथ बनेगी PQ। तो PQ की जो लंबाई होगी वो इन दोनों के डिफरेंस का आधा होगी। PQ की जो लंबाई होगी पैरेलल साइड के डिफरेंस का आधा होगी, पैरेलल साइड के डिफरेंस का आधा, यानी कि A माइनस B बटे 2। PQ की जो लंबाई होगी पैरेलल साइड के डिफरेंस का आधा होगी, A माइनस B बटे 2, A माइनस B बटे 2। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। क्लियर है। ABCD ट्रेपेजियम है, इसके डायगोनल AC और BD हैं, डायगोनल के मिड पॉइंट P और Q है, तो PQ की जो लंबाई होगी वो इनके डिफरेंस का आधा होगी। ठीक है बच्चों, कैसे हुआ आपको समझना जरूरी है।
ठीक है प्यारे भाई, देखिए अगर आप यहां से इसको मिला देते हैं, सपोज यहां पे जाके मिलता है, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं ई, ई नाम देता हूं। ये पूरा स्मॉल ए। अब समझने की कोशिश करेगा, ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पे नोटेशन नहीं बनाया। पी और क्यू मिड पॉइंट है डायगोनल एसी और बीडी के। चलिए अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर भगवान ने आपको दिया हो, ये जो पी है ये डायगोनल एसी का मिड पॉइंट है, ये जो पी है डायगोनल एसी का मिड पॉइंट है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो पीसी की लेंथ है वही पीए की लेंथ है। ये जो पी है डायगोनल एसी का मिड पॉइंट है, जो पीसी की लंबाई है वही पीए की लंबाई है। तो मेरे दोस्त आपको यहां पे दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे होंगे। एक तो आपको ट्राइंगल दिखाई देगा कैंची फिगर में ट्राइंगल डीपीसी, और दूसरा मेरे दोस्तों आपको यहां पे ट्राइंगल दिखाई देगा ईपीए, ट्राइंगल ईपीए। ये दोनों ही ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम नहीं हो रहे। ध्यान से देखो, आपको यहां पे कैंची फिगर दिखाई दे रही है, इस हिसाब से एक कैंची फिगर दिखाई दे रही है, आप बोलोगे हां जी सर। ट्राइंगल डीपीसी, ट्राइंगल ईपीए, ट्राइंगल डीपीसी, ट्राइंगल ईपीए। कैंची फिगर जहां पैरेलल लाइन दिखे, जहां पैरेलल लाइन दिखे वहीं कैंची फिगर बन जाती है। तो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। कैसे भाई? पैरेलल होने की वजह से सिमिलर तो थे ही। जब ये लेंथ इसके बराबर हो गया, करस्पॉन्डिंग लेंथ ही बराबर हो गई, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब पीसी और पीए बराबर हो गया तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट है तो हर करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होगी। भाई अगर ये लेंथ बी है इस एंगल के सामने, तो ये भी लेंथ बी होगी इस एंगल के सामने। यानी कि अगर इस एंगल के सामने की प्यारे भाई ये साइड डीसी बी है, तो सेम इसी एंगल के सामने ये साइड भी यहां से यहां तक की बी होगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये पूरा कितना है? ए है। ये कितना है? बी। तो कितना बचा? तो आपका जवाब होगा सर ये बचेगा ए माइनस बी, ए माइनस बी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम करेक्ट है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ठीक है भाई। अब ट्राइंगल डीईबी को ध्यान से देखो, ट्राइंगल डीईबी, आप इसको ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्तों, समाप्त हो चुका है। ट्राइंगल डीईबी को ध्यान से देखेंगे, त्रिभुज डीईबी में साइड डीई का मिड पॉइंट पी है। भाई जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके बराबर है, तो भाई ये इसके बराबर है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अभी डीपी किसके बराबर है? डीपी जो है पीई के बराबर है। तो डीई का मिड पॉइंट पी है, डायगोनल बीडी का मिड पॉइंट क्यों है? तो मिड पॉइंट थ्योरम से दो साइड के मिड पॉइंट हो रहे, मिड पॉइंट थ्योरम से पीक्यू तो पैरेलल हो गया एबी के, और लंबाई में आधा होगा। पीक्यू जो है ईबी के पैरेलल होगा और लंबाई में आधा होगा, यानी कि ए माइनस बी का आधा होगा, ए माइनस बी बटे 2। ये आ गया। ठीक है भाई, समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो बस यहां पे ये बात समझनी थी कि कैंची फिगर है और कैंची फिगर में दो कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। देखिए यहां पे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है भाई, तो बहुत ही बढ़िया सवाल है। जिसको नहीं समझ में आया है मेरे प्यारे भाई, वो रट्टा मार ले तोते की तरह। ठीक है, अब इससे ज्यादा तो नहीं समझा सकता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं कि भर भर के आए सवाल। नोट्स में फिगर बनाना है, क्यों नहीं बनाना, वरना तुम्हारे दिमाग में याद रहेगा कुछ। चलिए नेक्स्ट और लास्ट कंसेप्ट मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। नेक्स्ट और लास्ट, जो मैंने आपको ज्योमेट्री की पहली क्लास में भी समझाया था, पैरेलल लाइन में। ठीक है ना, ज्योमेट्री की पहली क्लास में भी समझाया था। चलिएगा दोस्तों, मैंने आपके सामने एक गोरा ट्रेपेजियम बनाया है ए बी सी डी, जिसमें ये दोनों साइड पैरेलल हैं। इसकी लंबाई ए है, इसकी लंबाई बी है ना। अब मेरे प्यारे भाई एक लाइन ड्रॉ की गई है भाई, PQ इज ड्रॉन, PQ एक लाइन इसके अंदर खींची गई है, सच दैट PQ इज ड्रॉन सच दैट
ये जो लाइन पी क्यू है ये ए बी के भी पैरेलल है और ये सी डी के भी पैरेलल है। वो जाहिर सी बात है ए बी सी डी तो आपस में पैरेलल हैं। तो एक लाइन पी क्यू खींची गई है मेरे प्यारे भाई इस ट्रेपेजियम के अंदर, जो कि ए बी के भी पैरेलल है सी डी के भी पैरेलल है। और ये जो लाइन पी क्यू है ये जो रेशियो है ये एम रेशियो एन में डिवाइड करती है, एम रेशियो एन है। तो प्यारे भाई अगर ये रेशियो एम रेशियो एन है तो आपको समझना चाहिए कि ये पैरेलल लाइन हमने खींची है। अगर ये एम रेशियो एन है, ये पैरेलल लाइन खींची गई है, तो इधर भी ये एम रेशियो एन ही होगा, ये भी एम अनुपात एन ही होगा। जो रेशियो इधर होगा एम रेशियो एन, सेम वही रेशियो इधर होगा। थेल्स थ्योरम क्या है? थेल्स थ्योरम। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो यहां से पी क्यू की लंबाई क्या आएगी मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे जी। आप इसको प्रूफ कर सकते हो। प्रूफ करने का तरीका क्या है कि इसको आगे बढ़ा के ना एक ट्राइंगल पूरा बन जाएगा, आगे बढ़ा के ट्राइंगल पूरा बन जाएगा तो सिमिलरिटी लगाएंगे, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। ये एम रेशियो एन है तो ये भी एम रेशियो एन होगा। क्या सिखाया मेरे प्यारे भाई कि एम की जो है इसमें गुणा होगी, ठीक है ना, एम ए प्लस क्या सिखाया है, एन की इसमें गुणा होगी मेरे दोस्तों एन बी, एन बी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अपॉन अपॉन मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा? एम प्लस एन अपॉन एम प्लस एन। पी क्यू बराबर एम ए प्लस एन बी अपॉन एम प्लस एन। समझ में आया? मुझे लगता है कि आपको ये सारी बातें एकदम बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हैं और आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी हम कल करेंगे। यहां से बाय।